हाँ, तो आज अपन आपकी हिस्ट्री जो है, इतिहास, उसको स्टार्ट कर देंगे। आपकी हिस्ट्री की अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ तो हिस्ट्री के अंदर आपके पास में 3 बुक हैं, ठीक है। इतिहास की 3 बुक हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ठीक है। 3 पार्ट हैं। आज अपन इस वीडियो के अंदर क्या बात करेंगे, पार्ट 2 की, ठीक है ना। पार्ट 2 के अंदर जो बुक है बहुत ही प्यारी सी बुक है। तीनों बुकें बहुत शानदार है, लेकिन बहुत इंटरेस्ट डेवलप कर दूंगा। मेरी अकॉर्डिंग आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं अपन। आपकी पूरी एनसीईआरटी इतना ज़बरदस्त होगा, एक दिन आपको सारी जुबान पे होगी, ये मेरी गारंटी है। बस मैं जैसा कहूँ वैसा आपको करते जाना है, ठीक है। और इस पार्ट 2 की जो बुक है, इसका वैसे क्या है कि इस पार्ट 1 के अंदर 4 चैप्टर है। विषय फर्स्ट में सब्जेक्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट सेकंड, ऐसे चैप्टर को इसने सब्जेक्ट नाम दे रखा है, तो अपन उसको चैप्टर मान लेते हैं। और ये जो पार्ट 2 है वो चैप्टर 5 से स्टार्ट है, ठीक है। चैप्टर 5 बोल दो, चाहे सब्जेक्ट 5 बोल दो, और वो आपका उसका नाम है यात्रियों के नजरिए, यानी कि थ्रू द आईज ऑफ ट्रेवलर्स। देखो, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा। बस मेरी अकॉर्डिंग आपको पढ़ते जाना, जैसा मैं कुछ लिखवाता हूँ उन बातों को लिखते भी जाना है। क्या कहा, यात्रियों के नजरिए। इस हेडिंग से आप समझ गए होंगे कि चैप्टर कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि ऐसे इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से यात्री थे जो भारत को आए, मतलब भारत में आए, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से यात्री थे जो यहाँ की संस्कृति है उसको जानने के लिए आए। देखो, कोई भी इंसान कहीं घूमने जाता है, तो अपन भी कहीं घूमने जाते हैं तो क्यों जाते हैं, या तो हम वहाँ पर अपन को एडवेंचर का घूमने का शौक होता है, या फिर कुछ कारण से कोई बिजनेस करना हो, काम करना हो, तो उसकी फिराक में जाते हैं कि यहाँ काम नहीं तो वहाँ जाके कुछ काम धंधा कर लूँ। या फिर इसलिए जाते हैं कि यहाँ कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए, कोई ऐसी स्थिति हो जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, या फिर ऐसी कुछ परिस्थिति बन जाए, तो यहाँ से लोग दूसरे जगह जाते हैं। ऐसी बहुत सारी इशू हैं, तभी लोग जाते हैं, वरना तो अपने देश से बेसिकली कौन जाता है, ठीक है। या फिर किसी को जानने का उत्सुक हो कि मुझे जानना है कि वहाँ के कल्चर कैसा होगा, वहाँ की संस्कृति कैसी है, मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है, तब जाना है, ठीक है। ये वाली बात है। इसी अकॉर्डिंग भारत के अंदर भी 3 जने इस चैप्टर के अंदर जो आपके दे रखे हैं, यहाँ हमारे हिंदुस्तान के अंदर घूमने के लिए जो लोग आए, या फिर जानने के लिए जो लोग आए, जो अपने इस चैप्टर के अंदर हैं, बेसिकली फर्स्ट अपन पढ़ेंगे अल बिरूनी, ठीक है। अल बिरूनी ये हमारे भारत के अंदर आए, और जो ये अल बिरूनी है, देखो हिंदी में भी ऐसा ही लिखेंगे, अल बिरूनी, ठीक है, अल बिरूनी। और ये जो रहने वाले थे, ये थे ख्वारिज्म के। ख्वारिज्म जो एट प्रेजेंट उज्बेकिस्तान का हिस्सा है, ठीक है। अभी प्रेजेंट उज्बेकिस्तान जो है वहाँ ये पड़ता है, उज्बेकिस्तान, ख्वारिज्म, ठीक है। ख्वारिज्म उज्बेकिस्तान, ये उज्बेकिस्तान का हिस्सा है, जहाँ के रहने वाले थे अपने कौन, अल बिरूनी, ठीक है। और सेकंड जो अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, वो पढ़ेंगे मोरक्को के निवासी थे, वो थे इब्न बतूता, ठीक है। इब्न बतूता, BATTUTA, ठीक है। इब्न बतूता, ये अब इब्न बतूता याद अब है। इब्न बतूता ये मोरक्को के रहने वाले थे, मोरक्को, ठीक है। ये पढ़ेंगे अपन अपने इस चैप्टर के अंदर। और जो तीसरी बात आई अपन जो पढ़ने जा रहे हैं, वो पढ़ेंगे फ्रांस के रहने वाले थे, बर्नियर, ठीक है। फ्रांसिको बर्नियर थे, बर्नियर, ये फ्रांस के हैं। फ्रांसिको बर्नियर कहाँ के रहने वाले हैं, फ्रांस के। इन तीनों के बारे में अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, और मैं जैसा आपको पढ़ा रहा हूं वैसा ही आपको पढ़ना है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना, एक के ऊपर PhD कराऊंगा। कैसे, जैसे अपन पढ़ा अल बिरूनी, अब 3 वीडियो बनाऊंगा इस चैप्टर के, अल बिरूनी के ऊपर पूरा कंप्लीट। इस बुक में आपके कोर्स में क्या क्या दे रखा है, कंप्लीट अल बिरूनी। फिर अपन पढ़ेंगे इब्न बतूता, ठीक है। इब्न बतूता पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे बर्नियर। तीनों से 3 वीडियो, और तीनों ही 30-40-50 मिनट के वीडियो बनेंगे, ज्यादा नहीं बनेंगे। इनसे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं कंप्लीट बना के बस चैप्टर फिनिश। उसके बाद में फिर आपका वही ऑब्जेक्टिव, शानदार टेस्ट, सब कुछ रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। लेकिन मैं छोटा सा ये चार्ट जो बनाता हूँ रोजाना आपको बनाना है। अब अपन लेते हैं अल बिरूनी। क्या था अल बिरूनी, कौन था, क्या चीज है, ठीक है। हाँ, तो मैं बता दूं आपको अल बिरूनी के बारे में, छोटी सी आप हेडिंग लगा सकते हो, अल बिरूनी, ठीक है। और फिर बता दूं मैं आपको ऐसा कि ऐसा ही, जैसे मैं शॉर्ट नोट्स बनवा रहा हूँ वो तो वैसे ही बनाना है आपको। अल बिरूनी मेन चीज जन्म, ठीक है, सब बातें लिखनी। जन्म कहाँ हुआ, तो जन्म हुआ ख्वारिज्म, ठीक है, ये ज्यादा है, ख्वारिज्म उज्बेकिस्तान के अंदर इसका जन्म हुआ, ख्वारिज्म, ठीक है।
कब हुआ? 973 973 ईस्वी या फिर एडी। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, ये जो अल बिरूनी था ये काफी पढ़ा लिखा इंसान था, बहुत वेल माइंड खोपड़ी थी, इसको बहुत सारी भाषाओं का नॉलेज था। और जिस इंसान को भाषाओं पर या लैंग्वेज पर पकड़ हो वो इंसान कहीं पर भी घूम सकता है, वहाँ के कल्चर को जान सकता है। ये इसकी सबसे बड़ी खास बात यही थी कि इसको है ना, एक तो सीरियाई, ठीक है, पूरी बात समझना, सीरियाई भाषा आती थी, हिब्रू, ठीक है, हिब्रू भाषा आती थी, इसको अरबी भाषा का भी नॉलेज था। अरबी को अरबिक बोलेंगे इंग्लिश के अंदर, बाकी सभी सेम ही है, सीरियाई हिब्रू सेम ही है। अरबी भाषा आती थी इसको, ठीक है। और इसके अलावा हिब्रू, अरबी, फारसी भाषा भी इसको आती थी। फारसी को इंग्लिश में बोलते हैं पर्शियन, ठीक है, पर्शियन। और एक इसको जो नॉलेज था, यहाँ इंडिया की जो बहुत महत्वपूर्ण लैंग्वेज थी संस्कृत का भी नॉलेज था। ये बहुत बड़ी बात है, ये चीज आपको समझनी है। सीरियाई भाषा, ये इतनी लैंग्वेज है इनकी, ठीक है, लैंग्वेज जो ये जानता था, इतने लैंग्वेज का जानकार था, भाषाएं जो इसको आती थी, ये बात समझनी, ठीक है। इसीलिए सीरियाई, हिब्रू, अरबी, फारसी यानी पर्शियन, संस्कृत भाषाओं का ज्ञाता होने की वजह से ही इन्होंने एक बुक लिखी थी, बहुत वेरी फेमस, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। आप अपने बड़े छोटे भाई बहन से पूछ सकते हो कि कितने एग्जाम के अंदर इस बुक के बारे में पूछा जा चुका। इन्होंने एक बुक लिखी थी, इन्होंने अल बिरूनी ने। तो अल बिरूनी की पुस्तक का क्या नाम था, या बुक का क्या नाम था, लिख देता हूँ। पुस्तक बोल दो, चाहे बुक बोल दो, चाहे ग्रंथ बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। किताब उल हिंद, ठीक है, किताब उल हिंद, ये नाम था इनकी बुक का, ये ध्यान रखना। किताब उल हिंद, इंग्लिश के अंदर भी सेम ही है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, किताब उल हिंद, ठीक है। ये इनकी बुक का नाम है। वेरी वेरी फेमस, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब चीज इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो, मैंने एक बात लिखी संस्कृत, ये बात आपको भी थोड़ी सी लग रही होगी, संस्कृत कैसे सीख गया होगा, बिल्कुल सीखा। और संस्कृत से एक चीज ध्यान रखना, अपने एक बात लिखते हैं कि संस्कृत तो सीखी ही सीखी, कैसे सीखी बताऊंगा अभी आगे, लेकिन अभी लग गया संस्कृत लिखी हुई, इसलिए अपन संस्कृत के बारे में कोई खास बात लिख देते हैं। पतंजलि, ये पतंजलि जो मैंने लिखा है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये संस्कृत ग्रंथ है। और इस अल बिरूनी ने इस पतंजलि को अरबी भाषा के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट बात समझना, अरबी यानी कि अरबिक लैंग्वेज के अंदर इसका अनुवाद कर दिया था, इसको ट्रांसलेट कर दिया था, इसको पतंजलि को ट्रांसलेट कर दिया था इसने। वेरी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसलेट का मतलब क्या होता है, अनुवाद। तो इसका मतलब आप समझो कि उसको संस्कृत का नॉलेज होगा तभी तो उसको कन्वर्ट इनटू अरबी किया। बहुत बड़ी चीज एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि अल बिरूनी ने संस्कृत के अंदर किस ग्रंथ का अनुवाद अरबी भाषा में, किस संस्कृत ग्रंथ का जो ट्रांसलेट वो अरबी लैंग्वेज में या अरबिक लैंग्वेज में कर दिया, तो वो था पतंजलि कर दिया। और फिर ये जैसे ही यहाँ भारत आया ना, भारत के प्रति इसका इंटरेस्ट बढ़ा, कैसे बढ़ा बताऊंगा पूरी स्टोरी। तो यहाँ इसके फ्रेंड बन गए, ये क्या कि ब्राह्मणों को, जो ब्राह्मण लोग होते हैं, ब्राह्मण पढ़े लिखे लोग होते थे उस टाइम पर, ब्राह्मण लोग, ये जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, पंडित जी मान लो, पुरोहित मान लो, उन लोगों से ये कनेक्टिविटी ज्यादा रखता था, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे होते थे, उनके पास में ग्रंथ वगैरह होते थे, वेद पुराण ये ग्रंथ होते थे। ये उनसे नॉलेज देता था यहाँ की संस्कृति की, यहाँ के कल्चर की, कि कैसे लोग रहते हैं, इनकी संस्कृति क्या है, वो सब। इसलिए इसके फ्रेंड बन गए, ब्राह्मण मित्र बन गए, पुरोहित मित्र बन गए। उनके लिए उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक था यूक्लिड, ध्यान से समझना, जो अपन मैथ्स क्लास 10th में पढ़ते हैं, यूक्लिड, इस यूक्लिड का जो अनुवाद है, इस उनके अपने फ्रेंड्स के लिए, जो पुरोहित फ्रेंड्स थे ना, उनके लिए इस यूक्लिड का अनुवाद भी इसने संस्कृत में कर दिया। समझ पा रहे हो, यूक्लिड का जो अनुवाद है, क्योंकि ये जो है यूक्लिड जो है यूनानी लैंग्वेज में लिखा हुआ था, इसको कन्वर्ट कर दिया इसने संस्कृत के अंदर। इसका मतलब आप समझ सकते हो, इसको संस्कृत में कर दिया, संस्कृत की अरबी में कर दिया, तो इसका मतलब ये बहुत सारी भाषाओं का नॉलेज इसको था, ज्ञान था। अब मेरी बात को आपको ध्यान से सुनने, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ, अब समझो, एक्चुअल में ये सब इतनी भाषाओं का नॉलेज था। और अगर आपसे ही पूछे किताब उल हिंद, ये जो बुक लिखी हुई थी ना, क्योंकि जो ये राइटिंग काम करता था ना, पूरा लेखन, पूरी बात समझना, अल बिरूनी लेखन के अंदर कौन सी लैंग्वेज यूज करता था, तो वो थी अरबी। वेरी इंपॉर्टेंट है,
अरबिक। ये भी पूछा गया है, क्वेश्चन है 1 नंबर के अंदर, 1 मार्क्स में पूछा गया है कि अल बिरूनी लेखन में या राइटिंग में कौन सी लैंग्वेज का यूज करता था? अरबी। और किताबुल हिंदू जब लिखा था तब भी अरबी भाषा में इस बुक को लिखा था। ठीक है, अरबिक लैंग्वेज के अंदर ही किताबुल हिंदू लिखा था, क्योंकि वो राइटिंग के अंदर यूज अरबी भाषा करता था। हालांकि उसको नॉलेज तो बहुत सारी भाषाओं का था, लेकिन लेखन के अंदर, अपने राइटिंग के अंदर वो अरबी लैंग्वेज का यूज करता था। ठीक है, सब कुछ ठीक था, लेकिन हुआ क्या कि ये रहने वाला कहाँ का है वो मैंने आपको बता दिया। ये रहने वाला है ख्वारिज्म का। ठीक है, ख्वारिज्म उज्बेकिस्तान। ख्वारिज्म के अंदर क्या हुआ कि ये ख्वारिज्म का रहने वाला है और वहां पर हो गया अटैक। पूरी बात समझना, ख्वारिज्म के ऊपर अटैक हो जाता है 1017 AD के अंदर या 1017 ईस्वी के अंदर। ठीक है, यहाँ अटैक हो जाता है। इनके ये जो ख्वारिज्म के अंदर जहाँ रहने वाला है, वहां का जो सुल्तान था महमूद गजनवी। ठीक है, सुल्तान महमूद था वहां का। और जैसे ही अटैक हुआ तो ये सुल्तान महमूद यहाँ से भाग जाता है, रफू चक्कर होता है। कहाँ भागता है? ये जाता है गजनी। ठीक है, ये जाता है गजनी। पूरी बात को समझना, ये गजनी पड़ता है अभी अफगानिस्तान के इलाके एम्पायर के अंदर ये पड़ता है। तो यहाँ से ये सुल्तान जो गजनी भाग जाता है। और पहले क्या होता था कि जितने भी कोई राजा महाराजा या फिर कोई सुल्तान या कोई शासक या कोई रूलर जब भी अपने साम्राज्य को या अपने एम्पायर को छोड़ के अगले कहीं और भागता था अपना बचाव करने के लिए, तो अपने साथ में खूब सारी चीजें या फिर खूब सारे ऐसे पढ़े लिखे लोगों को भी साथ में लेके जाता था। जैसे कोई पोइट हो गया, कवि हो गए, कोई पढ़े लिखे और भी कोई भी जो भी साइंटिस्ट हो गया, कोई भी ऐसा कोई डॉक्टर हो गया, कोई चिकित्सक, जो भी ऐसे पढ़े लिखे लोग जो कवि वगैरह होते थे, जो बुक्स वगैरह लिखते थे या फिर जिनको कुछ नॉलेज था स्टडी का, एजुकेशन का, उनको साथ लेके चला जाता था। तो ये भी जब गया सुल्तान महमूद, तो ये भी इसने भी क्या करा, अपने साथ में कवियों को, इन पढ़े लिखे लोगों को अपने साथ में गजनी लेके चला गया। एक तरीके से मान लो कि जबरदस्ती लेके चला गया। ठीक है, तो उन सब में जब लेके गया, उनके साथ में ये अल बिरूनी भी था, क्योंकि अल बिरूनी पढ़ा लिखा था, अच्छा राइटर था, ठीक है, लेखक था। तो गजनी इसको भी जाना पड़ा उनके साथ में। ठीक है, जबरदस्ती मान लो। फिर वहां जब वो गजनी गया तो वहां पर इसका ज्यादा मन तो नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे 70 साल तक, एज तक, जब तक मरा वहीं रहा था ये, वापस नहीं आया, वहीं रहा। तो गजनी जब ये रहा ना, तो जब वहां रहा तो इसका भारत के प्रति, गजनी से भारत के प्रति इसका इंटरेस्ट या फिर ऐसा मान लो कि लगाव शुरू हुआ भारत से। इसका अल बिरूनी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अल बिरूनी का भारत के प्रति लगाव शुरू हुआ, क्योंकि ये शुरू से ही ऐसा था कि इसको अलग अलग संस्कृतियां जानना, कल्चर जानना इंटरेस्ट था बहुत ज्यादा। तो ये भारत को जानना चाहता था। और हुआ क्या कि वहां जो राजा था ये महमूद गजनवी, ठीक है, यह जहां पर इसका साम्राज्य था वो कहलाता था गजनवी साम्राज्य। पूरी बात समझना, गजनवी एम्पायर, समझ गए? तो ये जो गजनवी एम्पायर था, इसके अंदर हमारा भारत का पंजाब भी आता था। इसका मतलब ये हुआ कि जो गजनवी साम्राज्य था वो पंजाब तक फैला हुआ था। बस यही पॉइंट इस अल बिरूनी को मिल गया। अल बिरूनी जो है वो पंजाब के अंदर डायरेक्ट जनता से कनेक्ट हो गया, क्योंकि अल बिरूनी था कहां पर? गजनी। गजनी में किसका राज चलता है? कौन शासक था वहां का? महमूद गजनवी। ठीक है, और गजनवी साम्राज्य जितना होगा वो महमूद गजनवी का होगा। तो महमूद गजनवी के अंदर पंजाबी, गजनवी साम्राज्य के अंदर पंजाब रहता था। तो पंजाब के अंदर ये भी अल बिरूनी भी साथ में रहता था। ठीक है, अल बिरूनी। तो अल बिरूनी जब पंजाब के लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट हुआ तो वहां से लोगों को इसने जाना कि ये कैसी भाषा बोलते हैं, कैसे लोग हैं। तो ये डायरेक्ट कनेक्ट हुआ था यहाँ पर पुरोहितों से। पुरोहित बोल दो चाहे पंडित बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, ब्राह्मण बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो। इन ब्राह्मणों से, इनसे कनेक्ट हुआ। इन लोगों से इसने क्या करा, हमारे यहाँ की संस्कृति जानी कि यहाँ लोग कैसी भाषाएं बोलते हैं, कैसी कैसी लोग, क्या इनका पहनावा है, कैसे लोग रहते हैं, ये सब इसने इन पढ़े लिखे लोगों से, क्योंकि उस टाइम पर हमारे यहाँ पर ये पढ़े लिखे होते थे, इनसे कनेक्ट हुआ डायरेक्ट। ठीक है, तो फिर यहाँ से हमारी संस्कृति कल्चर को इसने जाना। तो एक क्वेश्चन ये बन जाएगा कि भारत के इसका जो लगाव हुआ वो कौन से स्टेट से, अगर बेसिकली एट प्रेजेंट पूछे तो वो पंजाब से पूछा जा सकता है जब ये गजनी गया था। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि जैसे ही ये भारत आया अल बिरूनी, तो अल बिरूनी जैसे भारत आया तो यहाँ पर इसको परेशानी आई और बेसिकली 3 बैरियर इसकी लाइफ में आए। मान लो 3 बैरियर।
बैरियर को बोल देंगे अपन कठिनाइयाँ। तीन कठिनाइयाँ कौन कौन सी आई, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके कोर्स के अंदर है। पहली कठिनाई तो ये आई, यहाँ की जो भाषा है, लैंग्वेज समझना इसको बहुत मुश्किल लगा। हालांकि संस्कृत का नॉलेज इसको हुआ था, लेकिन संस्कृत और अरबिक के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उसको इसमें ट्रांसलेट करना। और सेकंड, जो यहाँ की जो भाषा के बाद में यहाँ का जो लोग हैं उनमें कुछ जाति अभिमान भी था, ठीक है, प्राइड जिसे बोलते हैं, कास्ट प्राइड भी था लोगों के बीच में, कि लोग एक दूसरे को, जैसे ये ऊंच नीच वाला सिस्टम भी इसको यहाँ पर लगा कि यार ये भी कोई खास नहीं है, ये भी इसको यहाँ पर मतलब सही नहीं लगा, ऐसा मान लो कठिनाई इसको यहाँ पर आई, ठीक है। थर्ड था धार्मिक अवस्था, धार्मिक अवस्था एवं प्रथा, ठीक है, कि मतलब रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, ये भी एक प्रॉब्लम यहाँ पर इसको देखने को मिली, ठीक है। यानी कि यहाँ की अलग अलग प्रथाएं हैं, धर्म, अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग हैं, ये सब बातें, हालांकि इसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे सब पे, लेकिन अभी नॉर्मली आपको बता दूं कि इसको यहाँ पर आने पर 2-3 बैरियर ऐसे थे जो इसको यहाँ पर परेशानी यहाँ पर करी। और किताबुल हिंद के बारे में अपन बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं कि इसकी किताबुल हिंद के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, वो सब अपन इसके अंदर करेंगे, ठीक है। अब एक अल-बिरूनी की एक मजेदार बात और बताता हूँ कि जो ये अल-बिरूनी था ना, अल-बिरूनी को कोई बात बताता ना यहाँ के लोग, जैसे हालांकि सारे ही ऐसे ही थे जो बाहर से आए थे, लेकिन अल-बिरूनी कुछ ज्यादा ही था। ये कहता था भाई ईश्वर ही जानता है, जैसे हमारे भी कोई अपन को कोई ऐसा कहता है ना जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो, और हमें जो हमारे दादी या नानी भी कोई पुरानी बातें कहते हैं, स्टोरी सुनाते हैं, तो अपन को विश्वास नहीं होता कि नहीं यार ऐसा तो क्या होता होगा। वैसे ही अल-बिरूनी को भी किसी ने एक बात बताई थी कि एक लकड़ी की ये मूर्ति है, इतना लाख वर्ष पहले की बनी हुई, आज तक भी ये वैसी की वैसी है, तो इसको विश्वास नहीं होता। ये कहता है कि भाई भगवान ही जाने, क्योंकि इसने ये देखा कि यार यहाँ पर मॉइस है, मतलब उमस है, एटमॉस्फेयर में आर्द्रता है, नमी है और हवा भी चलती है, ऐसे केस के अंदर लकड़ी कैसे बच सकती है, लकड़ी तो सड़ गल जाएगी। लेकिन वो कहता है कि भाई ईश्वर ही जानता है, ठीक है, ऐसे मजे भी लेता है खूब। और ऐसे खूब सारे लोग होंगे जो क्या क्या होंगे कि खूब सारे लोगों को तो भारत से प्यार हो जाएगा, यहाँ जब आते हैं तो वो यहीं रह जाते हैं, जाते ही नहीं है, सन्यासी बन जाते हैं। और बताऊंगा मैं आपको आगे इसी चैप्टर में कौन कौन सन्यासी बन गए। और खूब सारे जो अपने क्लास 10th में पढ़ा था, जो हमारी यहाँ से जाने के बाद में बुराई करते हैं, कैसे कि वो यहाँ जब आते हैं तो ये सोचते हैं कि हमारा वहाँ पर बहुत ज़्यादा मान सम्मान होगा, बहुत ज़्यादा वेलकम होगा, लेकिन ये हमारा इंडिया है, यहाँ पर हम जिसको नहीं जानते उसकी तरफ मतलब बिल्कुल देखते ही नहीं है। तो ये अनजाने रहते थे हमारे यहाँ पर, हम इनको जानते नहीं, ये सोचता हमारे यहाँ पर मोस्ट वेलकम होगा। तो वेलकम जब नहीं होता, इनकी उम्मीद के अकॉर्डिंग वेलकम नहीं होता, तो फिर ये क्या करते थे, मतलब रिस्पेक्ट नहीं होती, तो ये हमारी वहाँ पर जाके विदेशों के अंदर हमारी बुराई भी करते, ठीक है। और बुराई क्या करते, जैसे वो मैंने आपको क्लास 10 में बताया था कि भारत के लोग तो कालिए हैं, बोंडी शक्ल के हैं, ऐसे बहुत सारी बातें करते हैं हमारे बारे में। वो खैर अलग चीज़ है, किसी को यहाँ की जगह पसंद आती, किसी को नहीं आती। लेकिन अल-बिरूनी भी कुछ ऐसा ही था, ये एक कोटेशन यूज करता था कि भाई ईश्वर ही जाने, कोई भी कोई बात कहता तो अल-बिरूनी कहता ईश्वर ही जाने, भगवान ही जाने, भगवान ही जाने। तो फिर तू सुन काहे को रहा है, सुन तो लेता था बेटा, और फिर ये कहता था ईश्वर ही जाने। तो ये कुछ बातें बड़ी मजेदार है इनकी। अब एक बात बताता हूँ अल-बिरूनी के बारे में आपको, कि जो अल-बिरूनी था इसने भारत की वर्ण व्यवस्था के बारे में भी कुछ लिखा है। वर्ण व्यवस्था, या फिर ऐसा मान लो इंग्लिश में बोलते हैं इसको वर्ण सिस्टम, ठीक है। और ये तो आपने भी पढ़ा होगा कि भारत के अंदर 4 वर्ण सिस्टम है। एक्चुअल में इसने भी उन्हीं चारों के बारे में बताया है। इसने भी कहा कि सबसे ऊपर जो होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं, ठीक है। ब्राह्मण को इन्होंने सबसे ऊपर बताया, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये जो है वो ब्रह्मा के मुख से, ठीक है, ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, इसलिए ब्राह्मण जो है वो सबसे ऊपर होते हैं, अपर कास्ट होती है। फिर सबसे हाईएस्ट कास्ट है, हाईएस्ट जाति मान लो। फिर दूसरी बताई क्षत्रिय, ठीक है। और इन्होंने ये कहा कि हालांकि क्षत्रिय भी ब्राह्मणों से कम नहीं है, लगभग उनके बराबर है। ये ब्रह्मा की भुजाओं से, शॉर्ट में लिख रहा हूं अभी, तो बाद में बात करूंगा, ये ब्रह्मा की भुजाओं से पैदा हुए हैं, शोल्डर से पैदा हुए, मजबूत होते हैं, युद्ध के अंदर कुशल होते हैं, ये सब बातें, ठीक है। और तीसरी जो बात बताई इन्होंने बताई वैश्य, ठीक है, वैश्य। और ये कहा कि ये होता है थाइज से, जिसको अपन जांग बोलते हैं, ठीक है, जांग, अपनी थाइज जो होती है, थाइज से पैदा हुए हैं वैश्य। और चौथी बात बताई कि सबसे जो नीची जाति है वो है शूद्र, ठीक है। और शूद्र कहा कि ये होते हैं चरणों से, किसके चरणों से,
ब्रह्मा के मुख से, ब्रह्मा की भुजाओं से, ब्रह्मा के जांघ से और ब्रह्मा के चरणों से यानी कि फीट, इसलिए ये सबसे नीचे, यानी कि 4 वर्ण व्यवस्था, 4 कास्ट सिस्टम या फिर 4 वर्ण सिस्टम इंडिया के इसमें हमारे यहाँ पर बताए, जो कि हम इसके बारे में जानते हैं, आप भी सब जानते होंगे। ये भी आपको याद करना है, वर्ण व्यवस्था या फिर वर्ण सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली जो मोटा मोटी बात जो शॉर्ट में मुझे बतानी थी वो मैंने आपको बता दी। अब अपन इनके ऊपर क्वेश्चन आंसर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर का मतलब नोट्स बनाएंगे, ये तो शॉर्ट हो गए जिसको आप इजीली बनाओगे, फिर लास्ट में हालांकि शॉर्ट वीडियो को बनाऊंगा उसके अंदर सारी बातें और एक्स्ट्रा अलग से लिख दूंगा। अब अपन कैसे एग्जाम में नोट्स आएंगे, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी आपको मतलब आज का वीडियो पूरा आपको नोट करना है आपके रजिस्टर में। और फिर बता दूं, हाँ आपको हिस्ट्री के 3 रजिस्टर बनाने, ये बात मैंने स्टार्टिंग में बतानी थी, बताई नहीं। हिस्ट्री के 3 रजिस्टर बनेंगे, फर्स्ट पार्ट के, सेकंड पार्ट का और थर्ड, तीनों पार्ट के 3 रजिस्टर बनाने, बड़े बड़े, तीनों भर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें भी कराऊंगा और एमसीक्यूज वाला जो वीडियो का आप चाहो तो उसको भी अपने नोट्स के साथ में उतार सकते हो। तो तीनों रजिस्टर जैसा आज सेकंड चालू कर देना, ये 2 ला के रख लेना, ये भी अपन जल्द स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं नोट्स की तरफ। हाँ चलो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरुआत करेंगे। एग्जाम के अंदर आपके पास में क्वेश्चन आ जाए किताब उल हिंद, इसके बारे में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए किताब उल हिंद के बारे में, तो इन नोट्स के बारे से टू द पॉइंट आपको बना के सारा आंसर लिख लेना है प्रॉपर तरीके से। मैं बता दूं आपको, किताब उल हिंद जो है उसके बारे में आप थोड़ी सी नॉलेज अपन ले लेते हैं कि किताब उल हिंद के बारे में। किताब उल हिंद अरबी में लिखी है, तो मैंने आपको भी स्टार्टिंग बता दिया, अरबी में लिखी गई एक अल बिरूनी की कृति है, अल बिरूनी द्वारा लिखी गई किताब है। इसकी भाषा सरल और स्पष्ट है, ठीक है। यानी कि अल बिरूनीज किताब उल हिंद रिटन इन अरबिक इज सिंपल एंड ल्यूसिड। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आ सकता है, किताब उल हिंद की भाषा कौन सी है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया भी है, आंसर आपका होगा अरबी, एक आंसर हो गया। ये एक विस्तृत ग्रंथ है, मतलब काफी बड़ा ग्रंथ है, जिसमें धर्म की बात की गई है, दर्शन की बात की गई, त्योहारों की बात की गई, खगोल विज्ञान की बात की गई, रीति रिवाजों की बात की गई है, प्रथाओं की बात की गई है, सामाजिक जीवन, भार तोल वजन, ठीक है, और मापने के जो मेजरमेंट जो टेक्निक्स हैं, मूर्तियां, मूर्तिकला, कानून के बारे में बात कही गई है, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर कुल मिला के 80 अध्यायों में यह विभाजित है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि अल किताब उल हिंद में कितने अध्याय हैं, तो 80। अब ये सब बातें सारी नहीं याद रहती, 2-4 याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम में आपके रिटर्न एग्जाम ज्यादा होने के चांस है। तो फैक्ट तो यहाँ से बनता है, एक फैक्ट बनता है ये, बाकी यहाँ से 2-3 अगर रह जाती है कि इसमें दर्शनों के बारे में है, त्योहारों के बारे में, फेस्टिवल्स के बारे में, फिलोसॉफी के बारे में, तो बहुत है, ठीक है। यानी कि इट इज ए वॉल्यूमिनस टेक्स्ट डिवाइडेड इनटू 80 चैप्टर्स ऑन सब्जेक्ट सच एज रिलीजन है, धर्म के बारे में है, फिलोसॉफी के बारे में, फेस्टिवल्स में, एस्ट्रोनॉमी, ठीक। 1-2 भी अगर आपने याद रख ली, कस्टम, सोशल लाइफ, तो भी बहुत है, वेट है, मेजर्स हैं, इन सब के बारे में, लॉज के बारे में, ये भी याद रह जाएगा, कानून के बारे में भी इसके अंदर चर्चा की गई है, ठीक है, और मेट्रोलॉजी, इन सब के बारे में आप आंसर इजी लिख दोगे। तीसरा पॉइंट है अल बिरूनी वाला, वापस इसी बुक के बारे में है कि अल बिरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया, जिसमें आरंभ में एक प्रश्न। अब इसके बारे में ये सिस्टम है, इस बुक के बारे में क्या होता था, कैसे इसको लिखा इसने, तो ऐसे लिखता था, एग्जाम क्वेश्चन आ जाए कि किताब उल हिंद किस प्रकार लिखी गई, तो आपको ऐसे लिखना है कि एक डिफरेंट शैली, एक डिफरेंट टेक्निक यूज करता था, जिसमें आरंभ में एक प्रश्न होता था, ठीक है, फिर संस्कृतवादी परंपराएं होती थी, संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्ण होता था, और लास्ट में फिर जो संस्कृति हमारा जो कल्चर है उसमें तुलना करता था, ये यहाँ के कल्चर को और अपने वहां के कल्चर को, दोनों के बीच में तुलना करता था। तो याद हो गया, पहला चैप्टर संस्कृत का होता था, मतलब जिसमें एक प्रश्न होता था, वो संस्कृतवादी परंपराओं का होता था, ठीक है। सेकंड संस्कृतियों पर, कल्चर की बात करता था, और ठीक है, ये चीजें, यानी कि अल बिरूनी adopted a distinctive structure in each chapter, beginning with a question, following this up with a description based on Sanskritic tradition, and concluding with a comparison with other cultures। बाकी सब कल्चर्स उसके साथ में तुलना भी करेगी उस बुक के अंदर, बहुत शानदार बुक है ये, ठीक है। और लास्ट पॉइंट और देखो, अल बिरूनी संस्कृत, पाली तथा प्राकृतिक ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवादों तथा रूपांतरों से परिचित था, जैसे कि इसमें इसने दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी सारी कृतियां इस बुक के अंदर इसने शामिल करी हैं, ठीक है। यानी अल बिरूनी वाज फैमिलियर विद ट्रांसलेशंस एंड adaptation संस्कृत, पाली एंड प्राकृतिक टेक्स्ट इनटू अरबिक। दीज रैन फ्रॉम
फेबल्स टू वर्क्स एंड एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन, इन सबको भी इस बुक के अंदर इसने जोड़ा है। तो ये किताब और इनके बारे में आपको जो लिखना था वो अपन ने लिख लिया। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये मान लो कि अल-बिरूनी को भारत का यात्रा वृत्तांत लिखने में आई कठिनाइयां, मैंने आपको बताया था ऐसे कौन कौन से हर्डल्स, ऐसे कौन कौन से बैरियर उसके अल-बिरूनी की यहाँ पर भारत के, जब ये भारत में आया तो इसके आए, तो वो अपन देख लेते हैं कि अल-बिरूनी की बेसिकली पहली कठिनाई ये आई कि पहली कठिनाई भाषा की थी, लैंग्वेज की बड़ी मुश्किल था यहाँ पर समझना। कैसे कि उसके अनुसार संस्कृत अरबी और फारसी से इतनी भिन्न थी, तो ये संस्कृत है ना वो अरबी और फारसी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी, इतनी भिन्न थी कि विचारों और सिद्धांतों को एक ही भाषा से दूसरी में अनुवादित करना बिल्कुल इजी नहीं था, बहुत मुश्किल था। द फर्स्ट डिफिकल्टी वाज लैंग्वेज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अल-बिरूनी संस्कृत वाज सो डिफरेंट फ्रॉम अरेबिक एंड पर्शियन, इन दोनों से बहुत मुश्किल थी, दैट आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट कुड नॉट बी इजीली ट्रांसलेटेड फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। सेकंड घटना यही धार्मिक अवस्था और प्रथाओं की, यानी जो सेकंड बैरियर आया वो आया यहाँ से देखो, आइडेंटिफाई हुआ था डिफरेंस इन रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, ये सेकंड बैरियर था, ठीक है। यानी कि भिन्नता थी, यहाँ की धर्म व्यवस्था आपको पता है डिफरेंट, हर तरह के धर्म लोग रहते हैं, अलग अलग प्रथाएं हैं, और उसे इन्हें समझने के लिए वेद पुराण इनकी सहायता लेनी पड़ी। जैसे वेदों को पढ़ा इसने, पुराणों को पढ़ा, ऐसा मान लो गीता को पढ़ा, बाइबल को पढ़ा, कुरान को पढ़ा, तब पता चला कि इन धर्मों के बारे में क्या क्या रूल हैं, ठीक है। और तीसरी कठिनाई आई भारतीयों का जातीय अभिमान, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग जो तभी तो बताए ना, 4 वर्ण बताए थे, अपर जाति के वर्ण, नीचे आने वो इस तरीके से, तो ये भी बड़ा मुश्किल था। थर्ड डिफिकल्टी वाज द कास्ट प्राइड ऑफ द इंडियंस, भारतीयों के अंदर जातीय अभिमान बहुत ज्यादा था। ये 3 हर्डल या 3 बैरियर उसके सामने आए। एक सिंपल सा क्वेश्चन हालांकि ऐसी इसके बारे में चर्चा भी कर चुके कि अल-बिरूनी ग्रंथों का अनुवाद करने में क्यों सक्षम था, ठीक है। उसके द्वारा अनुवादित ग्रंथों के नाम लिखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। Why was Al-Biruni able to translate the text? Name the text translated by him. सबको पता है क्योंकि इसको बहुत सारी लैंग्वेज का नॉलेज था। अगर मेरी स्टोरी आपने सुनी तो इस सारे आंसर दे लोगे आप। बहुत सारी भाषाओं का जानकार था इसलिए, और फिर मैंने आपको पूरी बात बताई दी कि अल-बिरूनी कई भाषाओं में दक्ष था, जानकार था, जिसमें सीरियाई, फारसी, हिब्रू, संस्कृत ये सब शामिल है, और इसलिए वे इन सब भाषाओं के ग्रंथों को अनुवाद करना बहुत इसको ईजी हो गया। सेकंड, उसने पूछा कि उसके नाम भी लिखो जिसने इसको ट्रांसलेट किया था, तो वो इसने किया था संस्कृत ग्रंथों का अरबी में अनुवाद कर दिया, जैसे कि पतंजलि के व्याकरण ग्रंथ का अरबी में अनुवाद कर दिया इसने, पतंजलि को अरबी में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा, ब्राह्मण जो फ्रेंड थे इसके, उसके उन्होंने यूनानी गणितज्ञ किया था यूक्लिड, यूक्लिड ने जितने भी काम किए उन कार्यों को उसने संस्कृत में अनुवाद कर दिया, ठीक है। तो बेहद आसान है ये था। He translated many Sanskrit texts into Arabic. Patanjali grammar translated into Arabic. Greek mathematician Euclid works into Sanskrit for its Brahman friends. ठीक है, तो काफी इजी है, मैंने आपको बता दिया स्टोरी में। ये भी अपन ने फिर स्टोरी के अंदर बात समझ ली थी कि अल-बिरूनी द्वारा उल्लेखित भारत की वर्ण व्यवस्था, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो 4 वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। ब्राह्मण, तो ब्राह्मणा वर द हाईएस्ट कास्ट, इसने इसको सबसे ऊंची जाति बताया क्योंकि ब्राह्मण जो ब्रह्मा के सिर से उत्पन्न हुए, ये इसने ये कहा, इसलिए सबसे उत्तम माना जाता है। सिर से, हाँ मैंने मुख बोल दिया, वैसे मुख भी लिखा है, वैसे सिर में बुक के अंदर सिर लिखा हुआ है। ब्राह्मणा वाज बोर्न फ्रॉम द हेड ऑफ ब्रह्मा, ठीक है। ये ब्राह्मण है, ये ब्रह्मा है, ब्रह्म भगवान है समझ लो, ठीक है। दे वर कंसिडर्ड द बेस्ट, इसलिए बेस्ट है। सेकंड, क्षत्रिय, ये दूसरी जाति बताई थी जिसका जन्म ब्रह्मा के कंधों से, शोल्डर से और हाथों से, हैंड से, ठीक है। ये ध्यान रखना, शोल्डर बोल दो, हैंड बोल दो साथ में। तो आफ्टर द ब्राह्मणास द सेकंड कास्ट ऑफ क्षत्रिय हु वर बोर्न फ्रॉम शोल्डर्स एंड हैंड्स, ठीक है। और फिर लास्ट में लिखा है कि इनका जो दर्जा है, इनका जो लेवल है वो ब्राह्मणों से कम नहीं है, उनके लगभग बराबर है। वैश्य, इसको इन्हें बताया कि ब्रह्मा की जांघों से हुआ है और ये इनके चरणों से, इनकी फीट से हुआ है। तो बेहद आसान क्वेश्चन, ये भी आपको इजीली मैंने स्टोरी के अंदर बता दिया। हाँ, ये जो क्वेश्चन है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये बहुत सारे एग्जाम के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी जो थोड़ा सा लैंग्वेज में रिटन एग्जाम जहाँ होता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि जाति व्यवस्था के संबंध में ये ब्राह्मणवादी था। कैसे कि ये ब्राह्मण को ऊंचा मानता था, ब्राह्मणों से, पुरोहितों से कनेक्ट ज्यादा रहता था, ऐसा ही इसका शुरू से इसका लगाव था। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या को स्वीकार करने के बावजूद अल-बिरूनी ने
अपवित्रता की जो मान्यता है उसको अस्वीकार क्यों किया, स्पष्ट करो। भाई जब इसने इसको ब्राह्मण अच्छे लगते थे, ब्राह्मणों से कनेक्ट रहता था, ब्राह्मणों को अपर कास्ट बताता था, तो फिर इसको ये जाति जो व्यवस्था है ये इसको अच्छी क्यों नहीं लगती थी, स्पष्ट करो। इन स्पाइट ऑफ अल्बेरुनी acceptance of the Brahmanical description of the caste system, he disapproved of the notion of pollution explained। तो आंसर देखो बहुत इजी है। जैसे कि अपन को पता है कि कोई भी अपवित्र चीज हमेशा वापस पवित्र होने का प्रयास करती है। जैसे अपन से कोई गलती हो जाती है, अपन उसको ठीक करने का, सुधार करने का प्रयास करते हैं, वैसे ही उसने लिखा कि प्रत्येक वह वस्तु जो अपवित्र हो जाती है अपनी वापस पवित्रता की जो मूल स्थिति है उसमें आना चाहती है। ठीक है, अल्बेरुनी wrote that everything which falls into a state of impurity strives and succeeds in regaining its original condition of purity। वापस प्योरिटी कंडीशन आना चाहती है। फिर एग्जांपल लिया, आने का प्रयास करती है और वो सफल भी होती है, वो आ भी जाती है। अगर प्रयास करेगी तो सफल भी हो जाएगी और आ जाएगी। एग्जांपल ये इसने कि जो सूर्य है वो वायु को स्वच्छ करता है। जैसे कि अभी का एटमॉस्फेयर देख लो आप, रोज बारिश होती है तो चिपचिपा सा मौसम हो जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, लेकिन जैसे ही जब धूप आती है तो एटमॉस्फेयर एकदम सुहावना हो जाता है, क्योंकि जो इम्प्योरिटी है, जो उमस है, वो सब धूप सोख लेता है। एटमॉस्फेयर एकदम सूखा ड्राई हो जाता है, हवा अच्छी चलती है, वो वाली चीज है। तो वैसे ही सूर्य वायु को स्वच्छ करता है और समुद्र में नमक का जो पानी होता है, नमक, वो पानी को गंदा होने से रोकता है। समुद्र का पानी बहुत खारा होता है क्योंकि उसके अंदर सोल्ट यानी नमक बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उस नमक के फायदे भी हैं कि वो कुछ बैक्टीरिया को, छोटे मोटे जीवाणु को, कीटाणु को पैदा नहीं होने देता, पानी को साफ रखता है। वैसे ही अल्बेरुनी भी जोर देकर कहता है कि यदि अगर ऐसा सब नहीं होता, ये पवित्रता या अपवित्रता नहीं होती, या फिर ये सूर्य वाला, ये नमक वाला एग्जाम्पल ये नहीं होता, तो फिर पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाता, पृथ्वी पर इंसान रह ही नहीं सकता था। उसके अनुसार जाति व्यवस्था में शामिल है पवित्रता के उदाहरण प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। लेकिन ये बात कहता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन जाति के अंदर जो ये ऊंच नीच का जो काम कर रहे हो ये गलत है, ये बात इसने कही। ठीक है, आई थिंक ये भी बात यहाँ लिखी हुई है, तो ये भी चीज आपको समझ में इजीली आ गई होगी। ठीक है, तो काफी इजी था। ये था अल्बेरुनी का जाति व्यवस्था के ऊपर जो कमेंट उसने किया था, वो वाली चीज है, बेहद आसान है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये भी है, इसने यहीं के 4 सामाजिक वर्ग इंडिया के नहीं बताए, ये जो फारस के भी बताता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्बेरुनी द्वारा बताए गए फारस के 4 सामाजिक वर्ग, यानी द 4 सोशल क्लासेस ऑफ पर्शियन डिस्क्राइब अल्बेरुनी, 4 बताए थे उसने। घुड़सवार और शासक वर्ग वहां पर भी है। ये कहता है कि ऐसा नहीं कि भारत के अंदर भी ये 4 शासक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, वहां पर भी ऐसा मामला है। घुड़सवार और शासक वर्ग है वहां पर एक, यानी कि नाइट्स एंड प्रिंसेस। दूसरा भिक्षु, अनुष्ठानिक पुरोहित, चिकित्सक, खगोलशास्त्र और अन्य वैज्ञानिक, इनका भी एक ग्रुप है। और लास्ट है कृषि और शिल्पकार। ये 4 कैटेगरी बोले वहां पर भी है। ठीक है, और ये क्यों बताना चाहता था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अल्बेरुनी ने फारस के सामाजिक 4 वर्ग, सोशल ग्रुप्स क्यों बताए। इसलिए बताए कि भाई दिखाना चाहता था कि ये जो सामाजिक वर्ग भारत के अंदर 4 हैं, ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, ये वहां पर भी है या अन्य देशों में भी हैं। ये यहाँ के लोगों को ये बताना चाहता था। ठीक है, यानी मॉन्क्स, फायर पेरेंट्स एंड लॉयर्स हो गया, फिजिशियन, एस्ट्रोनॉमर्स एंड अदर साइंटिस्ट, ये सब हो गया। ठीक है, पीजेंट्स एंड ये सब हो गया, ये लोगों को ये बताना चाह रहा था। अल्बेरुनी's attempt to suggest that social division were not unique to India, सिर्फ भारत में ही नहीं है, बट they were also in other countries के अंदर भी है, ये बताना चाहता था अल्बेरुनी। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन ये एग्जाम में अगर आ जाए तो ये भी लिख लेना कि अल्बेरुनी का जो यात्रा वृत्तांत जिसने लिखा था, ये ट्रेवलिंग जो भी बातें उसने लिखी थी, वो लिखने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन उद्देश्य क्या था, क्या मतलब बताना चाहता था। तो ये ध्यान रखना, ये भारत के लोगों जो यहाँ एक्चुअली क्या है कि भारत में भी कुछ ज्यादा किसके जानना था, हिंदुओं के बारे में जानना था। ठीक है, तो ये उन लोगों की हेल्प करना चाहता था जो हिंदुओं से धार्मिक विषयों पर चर्चा करना चाहते थे। भाई जैसे एक बात बताओ, इसने बुक लिखी किताब उल हिंद, उसमें हिंदुओं के बारे में, हिंदुओं की संस्कृति के बारे में ये सब लिखा, तो सीधी सी बात है हम उस बुक को खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे, अगर हमें हिंदुओं के बारे में जानना है तभी तो खरीदेंगे, बस वही चीज है। अल्बेरुनी उनके लिए उनकी सहायता करना चाहता था जो हिंदुओं के बारे में जानना चाहते हैं, एक बात। दूसरी, ऐसे लोगों को सूचना का संग्रह करना जो हिंदुओं के साथ संबंध होना चाहते हैं, हिंदुओं के साथ क्या बोलते हैं उसको, कोरिलेट होना चाहते हैं या फिर एसोसिएट होना चाहते हैं।
मतलब ऐसा मान लो कि उनके साथ चलना चाहते हैं, उनकी धर्म को अपनाना चाहते हैं, उनकी संस्कृति को जानना चाहते हैं, वो चीज़ है। तो टू हेल्प दोज हु वांटेड टू डिस्कस रिलीजियस मैटर्स विद द हिंदूज, और सेकंड एज ए रेपरेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ दोज हु वांट्स टू एसोसिएट विद द हिंदूज। ठीक है, तो ये दो बातें, दो उद्देश्य या फिर दो ऑब्जेक्टिव या फिर दो पर्पस थे जो अल-बिरूनी की जो यहाँ का यात्रा वर्तन उसने लिखा, ट्रेवलॉग लिखा, उसके बेसिकली दो थे। ठीक है, हाँ एक बात वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, हिंदू, हिंदुस्तान और हिंदवी, ये तीन शब्द कैसे परिचित हुए या फिर कैसे आए? हिंदू, हिंदुस्तान और हिंदवी, बहुत इंपॉर्टेंट है, परफेक्ट ऐसा आंसर लिखना है आपको। हिंदू शब्द लगभग 6वीं या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाला एक प्राचीन और फारसी शब्द है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछा गया, हिंदू शब्द किस भाषा का शब्द है? तो फारसी। ठीक है, यानी पर्शियन। दूसरी बात, जिसका प्रयोग एक्चुअल में क्या होता था, सिंधु नदी के जो पूर्व इलाका है, सिंधु यानी कि इंडस जो रिवर है, उसका जो ईस्टर्न पार्ट है, पूर्वी क्षेत्र है, उसके लिए यूज होता था। एक्चुअल में सैको है बोलते हैं, सिंधु नहीं कहते थे, हिंदू बोलते थे। ठीक है, के लिए होता था, और अरबी लोगों ने इस फारसी शब्द का प्रयोग करना जारी रखा, सिंधु सिंधु सिंधु, कि सिंधु के उधर जो रहते हैं वो सिंधु, मतलब वो हिंदू, ये सैको है बोलते थे, जारी रखा। और इस क्षेत्र को इन्होंने कह दिया अल हिंद, अल सिंध नहीं, अल हिंद। जो एरिया था, क्षेत्र जो था, पूर्वी इलाका, ईस्टर्न पार्ट, इंडस रिवर के ईस्टर्न पार्ट, सिंधु नदी का पूर्वी इलाका, उसको उन्होंने कह दिया अल हिंद। और यहाँ के जो निवासी थे, जो लोग रहते थे, उनको कह दिया सिंधी, यानी कि हिंदी, ये सैको है बोलते थे, हिंदी का। और कालांतर में फिर जो तुर्क आए, तुर्कों ने सिंधु से पूर्व रहने वाले लोगों को हिंदू कह दिया, हिंदू। सिंधु के जो पूर्व में रहते थे वो हिंदू की, ये जितने भी लोग हैं वो हिंदी। हालांकि इन्होंने तो कहा था निवासियों को हिंदी, और अब जो तुर्क आई तो उन्होंने इसको कह दिया हिंदू, उनके निवास क्षेत्र को कह दिया हिंदुस्तान, समझ में आ गई, और उनकी भाषा को कह दिया हिंदवी। ये इस तरीके से तीन नाम पड़े, बेहद आसान है। यानी द टर्म हिंदू वाज डिराइव्ड फ्रॉम ए ओल्ड पर्शियन वर्ड यूज्ड 6th-5th century BCE to refer to the region east of the river Sindhu, जिसको अपन इंडस भी बोलते हैं। The Arabs continued the Persian uses and called the region Al-Hind and its people Hindi, और इसके जो फिर आए तुर्कों ने क्या कर दिया, इस हिंदी जो ईस्ट पार्ट पोर्शन में जो लोग थे उनको कह दिया हिंदू, और इनकी जो भाषा थी बोलने वाली उसको कह दिया, सॉरी जगह जो रहने वाले लोग हो गए वो हिंदुस्तान, और लैंग्वेज को कह दिया हिंदवी। तो तीन शब्द वेरी इजी है कि सिंधु के जो पूर्व इलाका को सिंधु यानी हिंदू कहा जाता था, सैगो बोलते हैं। फिर तुर्क जैसे हैं, तुर्कों ने क्या करा कि वहाँ के जो लोग हैं उनको बोल दिया हिंदू, वहाँ के इलाके वेरे को बोल दिया हिंदुस्तान, और वहाँ की जो लैंग्वेज बोली जाती है उसको बोल दिया हिंदवी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही शानदार परफेक्ट नोट्स आपको मिल रहे हैं। इन परफेक्ट नोट्स को आपको शानदार तरीके से उतारना है मेरे साथ के साथ। ठीक है, और जो स्टार्टिंग में आपको चार्ट बताता हूँ उसके अंदर कुछ फैक्ट होते हैं, जैसे कि जन्म कब हुआ, किस जगह हुआ, कौन सी जगह, सब कुछ वो फैक्ट को भी उतारना है। ठीक है, एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी एनसीईआरटी आपकी जुबान पे होगी। मैंने कहा था ना आपको कि आप सोते हुए बड़बड़ाओगे, इस हिसाब से आपको एनसीईआरटी अपन बिल्कुल रट लेंगे। रोज जैसे पार्ट 2 बनाएंगे, एक बार इसका छोटा सा रिवीजन करेंगे, उसके बाद पार्ट 3 से हर बार रिवीजन करते रहेंगे तो एक दिन आपकी पूरी एनसीईआरटी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ उसी अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रहते हो आपको पढ़ना है। ठीक है, ओके।